नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी कक्षा 9 का गद्य 15 दाज्यू, जिनके लेखक हैं शेखर जोशी। पिछले 2 वीडियो में हमने इस गद्य को समझने का प्रयत्न किया। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार मदन और जगदीश बाबू के बीच में रिश्ता जुड़ता है, किस प्रकार मदन अपने पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर शहर में अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए काम पर आता है, और किस प्रकार से जगदीश बाबू उसी के प्रदेश के हैं, उसी के पहाड़ के हैं, और वो भी यहाँ पर आते हैं। दोनों को अकेलापन महसूस हो रहा था। एक दिन जगदीश बाबू जो हैं वो चाय पीने के लिए कैफ़े में आते हैं। मदन वहाँ बॉय का काम कर रहा था, और जब वो चाय का ऑर्डर देते हैं और जब मदन उससे पूछता है कि क्या लाऊं साहब, तो उसे लगता है कि उनकी जो आवाज़ है मदन की, वो उनके एकांकीपन में जो उसे अनुभव हो रही है वैसी ही है, यानी अपने प्रदेश की आवाज़ उसे लगती है। तो उनसे परिचय प्राप्त करते हैं, उनसे पूछते हैं जगदीश बाबू कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा पहाड़ कौन सा है, उसमें तुम किस गांव के हो। तो मदन कहता है कि मैं अल्मोड़ा का हूँ। जगदीश बाबू भी वही पहाड़ी प्रदेश के थे। तो दोनों के बीच अब एक प्रकार का रिश्ता जुड़ जाता है। उसके बाद में मदन सोचते हैं कि मैं इसको क्या नाम देकर बुलाऊं, माँ, बाबा, दीदी। फिर उसे लगता है कि नहीं, दाज्यू, यानी कि बड़ा भाई। तो जगदीश बाबू को वो अपने बड़े भाई के रूप में देखने लगता है। और जैसे ही जगदीश बाबू कैफ़े पर आते हैं तो जय हिंद दाज्यू, आज ठंड बहुत है, यहाँ पर बर्फ़ गिरेगी या नहीं, फिर क्या लाऊं दाज्यू। और फिर उसे ऑर्डर पर तुरंत ही चीज़ें दे जाता, और दूसरे ग्राहक के बुलाने पर उसके पास तो जाता, फिर ऑर्डर लेकर जाते जाते वो जगदीश बाबू को भी पूछता जाता कि दाज्यू कुछ चाहिए क्या। तो इस प्रकार से उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता था। अब दोनों को ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया, सारा शहर, और अब सब कुछ उसे अपना लगने लगा, तो अब जो मदन उसे दाज्यू कहता था, ये उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि ये दाज्यू कहने से उनके मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसकी प्रतिष्ठा खराब होगी। उसे लगता कि ये तो मध्यम वर्ग के लोगों के संस्कार है दाज्यू कहना। तो वो एक दिन मदन को बुलाते हैं और मदन से कहते हैं कि ये क्या तुमने दाज्यू दाज्यू लगा रखा है, क्या तुम्हें किसी की प्रतिष्ठा की कोई खबर है या नहीं। लेकिन ये जो मदन है वो छोटा बच्चा है, तो वो तो जानता नहीं कि प्रेस्टीज क्या होती है, किसी की इज्जत या प्रतिष्ठा क्या होती है। लेकिन फिर भी वो इतना तो समझ ही जाता है कि जो कुछ जगदीश बाबू कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। और फिर आगे क्या होता है ये हम इस गद्य को अब हम समझेंगे। इस गद्य में अब समझेंगे कि आगे क्या होता है। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया था, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझे ही सब कुछ समझ गया था। तो जगदीश बाबू को अब मदन पर बहुत गुस्सा आया, और गुस्से के कारण उनका मुंह जो है वो क्रोध के कारण तमतमा गया था, गुस्से के कारण तमतमा गया था। अब क्या बोल रहे हैं इस बात पर भी उसका अधिकार नहीं रहा, यानी शब्दों पर उसका अधिकार न रहा। गुस्से के कारण वो क्या बोल गए ये भी वो समझ नहीं सके। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रखा। अब मदन तो छोटा बच्चा था, तो प्रेस्टीज का अर्थ उसे समझ में आएगा या नहीं ये भी जगदीश बाबू को याद न रहा, उनका ध्यान न रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था।
मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। अब वो छोटा बच्चा था, बिना कारण उसी के साथ ऐसा व्यवहार करने से मदन के हृदय को बहुत गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर्दे कोठरी में सिसकियाँ भर भर कर रो रहा। मैनेजर से उन्होंने सिर में दर्द है ऐसा बहाना करके छुट्टी ले ली और फिर अपनी कोठरी में जाकर अपने दोनों घुटनों के ऊपर अपना सर रखकर वो सिसकियाँ भर भर कर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। वो तो बेचारा छोटा बच्चा था, घर से दूर, उनके शहर से दूर। यहाँ पर जगदीश बाबू के प्रति उनका जो आत्मीयता थी, उनका प्रदर्शन उनके स्वाभाविक व्यवहार था। वो बेचारा अपने ही प्रदेश का समझकर उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। उसे लगता था कि जगदीश बाबू उनके अपने हैं, तो स्वाभाविक ही था कि उनके साथ उनकी इतनी आत्मीयता थी। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे इजा की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। और आज इसी कारण जो उनके प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लग रहा था, मदन को इतने दिनों में यहाँ पर जो प्रवासी जीवन व्यतीत कर रहा है, उस प्रवासी जीवन में आज पहली बार उसे ये अनुभव हो रहा था कि किसी ने उसे अपनी माँ की गोद से, उनके पिता की बाहों से और उनकी दीदी के आंचल से बलपूर्वक छीन लिया हो, यानी बलपूर्वक खींच लिया हो, उसे जुदा कर दिया हो। लेकिन भावुकता हमेशा स्थायी नहीं रहती, हमेशा व्यक्ति भावुक ही नहीं रहता। एक बार व्यक्ति भावुक हो जाए और रो ले तो रो लेने पर अंतर में जो उनकी उमड़ती हुई वेदना होती है वो आँखों की राहों से बाहर निकल जाती हैं, यानी उनका जो दुख है वो आंसू के रूप में बह जाता है। और उनके हृदय में जितना दुख है, जितनी वेदना है, जितनी पीड़ा है, वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाने पर जो उनकी भावुकता है, उस भावुकता के आंसुओं के रूप में बह जाने पर व्यक्ति जो निर्णय लेता है, जो निश्चय करता है, वे भावुक क्षणों की उपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। भावुकता में जो व्यक्ति निर्णय करता है उसके बदले व्यक्ति एक बार रो लेने के बाद, अपने आंसुओं को, दुख को वो भुला देने के बाद, आंसुओं के रूप में अपने गम को बह जाने के बाद जो निर्णय लेता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा से ज़्यादा अधिक विवेकपूर्ण होती है। मदन अब सब कुछ भूलकर पूर्ववत काम करने लगा, पहले की तरह ही वो काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। तो दूसरे दिन जगदीश बाबू जो हैं वो कैफे जा रहे थे, तो अचानक ही उनके सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले हेमंत से उनकी जो भेंट है वो हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जैसे ही जगदीश बाबू कैफे में पहुँचे तो उसने मदन को इशारे से बुलाया, लेकिन अब जगदीश बाबू को ये स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि जैसे मदन उसे दूर दूर रहना चाह रहा हो, यानी दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। जगदीश बाबू ने जब दोबारा बुलाया तब जाकर वो आता है।
आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाइजू कहा। आज उनके चेहरे पर पहले की तरह वो मुस्कान नहीं थी, हंसी नहीं थी, और ना ही उसने सामने से ये कहा कि क्या लाऊं दाइजू। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट। तो स्वयं जगदीश बाबू ही को ऑर्डर देना पड़ा कि 2 चाय लाओ और 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया। लेकिन तब भी मदन ने लाया दाइजू कहने के बदले लाया साहब कहकर वो वहाँ से चला जाता है, मानो दोनों अपरिचित हो। अब मदन जगदीश बाबू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो जगदीश बाबू को जानता ही नहीं था, और जगदीश बाबू भी वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसे वो मदन को नहीं जानते। शायद पहाड़ियाँ हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। तो अब हेमंत जो हैं वो अनुमान लगाते हुए पूछते हैं कि ये लड़का जो है वो शायद पहाड़ी का है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। तो जगदीश बाबू रूखे स्वर में कहते हैं हाँ, और फिर उन्होंने बात का जो विषय है वो ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था, इतने में मदन चाय लेकर आ गया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। अब हेमंत पूछता है मदन से कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है? हेमंत ने एहसान चढ़ाने के लिए ही पूछा था। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। तो कुछ क्षण के लिए मदन कुछ न बोला, जगदीश बाबू भी कुछ न बोले, और यहाँ पर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई। अब मदन के सामने जगदीश बाबू की देखने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी आंखें जो हैं वो चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। अब मदन के सामने उसी प्रकार से जगदीश बाबू ने जो पूछा था और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सभी स्मृतियाँ, यादें जो हैं वो घूमने लगी, ताज़ा होने लगी। जब जगदीश बाबू का एक ही दिन में ऐसे ही नाम पूछना, जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। तो जगदीश बाबू का ऐसे ही एक दिन नाम पूछना, फिर मदन जो हैं, फिर दाजू अपने आपने तो कल थोड़ा ही खाना खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। तो ये सभी बातें जो हैं वो उसे धीरे धीरे करके मदन को याद आने लगती हैं। एक दिन इसी प्रकार जगदीश बाबू ने उसे उसका नाम पूछा। फिर एक दिन जगदीश बाबू ऐसे ही मदन को कह देते हैं कि तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता, और किस प्रकार से मदन पूछता दाजू आपने थोड़ा खाना ही खाया, आपके लिए कुछ लाऊं। तो ये सभी बातें आज मदन को और जगदीश बाबू दोनों को याद आने लगती हैं। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। तो जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन के सामने देखा और उन्हें लगा कि जिस प्रकार ज्वालामुखी फूटता है उसी प्रकार ये भी गुस्से से फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? हेमंत आग्रह करते हुए दोबारा उसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तब मदन जवाब देता है, बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। वो कहते हैं कि बॉय कहते हैं साहब मुझे, और इतना छोटा सा उत्तर देकर वो मुड़ गया। गुस्से में उनका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। अब मदन को और गुस्सा आ रहा था और गुस्से के कारण उनका चेहरा जो है वो और अधिक सुंदर हो गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो गद्य 15 हैं
वो समाप्त होता है। इस गद्य में हमने जो पढ़ा ये क्या था, इस गद्य में उस छोटे बच्चे की बात है जो गांव से यहाँ पर शहर में आया है, फिर उनकी मित्रता जो है वो जगदीश बाबू उसी के पहाड़ी प्रदेश के एक व्यक्ति हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है और फिर दोनों के बीच एक रिश्ता जो है वो जुड़ता है, अपनत्व की एक डोर बंधती है। धीरे धीरे जब जगदीश बाबू सभी से परिचित हो जाते हैं, अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, तब वो मदन से कहते हैं कि तुम्हें किसी की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रहता, प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता। मदन इस शब्द का अर्थ नहीं समझकर भी सब कुछ समझ जाता है। एक दिन बहुत दुखी होता है और धीरे धीरे वो इस बात को स्वीकार कर लेता है, समझ जाता है। दोबारा एक जगदीश बाबू अपने मित्र हेमंत के साथ, सहपाठी के साथ कैफ़े आते हैं और वो भी उसी प्रकार से मदन को प्रश्न पूछते हैं, तो मदन गुस्से में आ जाता है और उनके प्रश्न का उत्तर वो बॉय कहते हैं साहब, इतना ही कहकर वहाँ से वो चला जाता है। गुस्से के कारण उनका चेहरा और लाल हो जाता है और वो और सुंदर दिखने लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये तो हमारे गद्य का सार था। आपको इस गद्य के जो प्रश्नों के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हैं, यानी कि उनका स्वाध्याय जो है वो आपको स्वाध्याय पोथी में अच्छी तरह से लिखकर रखना है। ये आपका होमवर्क है। स्वाध्याय के सभी प्रश्न जो हैं वो स्वाध्याय पोथी में अच्छी तरह से लिख कर रख ले। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।